बैठे हैं और सीनियर जितने भी हमारे हैं, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ासकर इसका यूनिवर्सिटी का जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके बीच में आकर अपनी बात को रखने का। अ, दोस्तों पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं दिल्ली का हूँ और दिल्ली के रंगमंच पे काफ़ी सक्रिय हूँ पिछले लगभग 40 साल से। स्कूल टाइम से ही मैं इसमें रंगकर में आ गया था। बाद में कॉलेज हुआ और कॉलेज के बाद अपना ये ग्रुप बना कॉलेजी ड्रामा सोसाइटी मैंने उसमें जॉइन किया। हमारे उस्ताद डॉक्टर सिद्धू थे जो कि पंजाबी के बहुत बड़े रंगकर्मी थे और मैंने पंजाबी से शुरुआत की लेकिन आज मैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तमाम तरह के नाटक कर रहा हूँ। मेरा जो बायोडाटा आपको दिया गया, जो आपने पढ़ा है, गीत ने डाला है, वो शायद बहुत पुराना है, लेकिन अब तक मैं जी, लगभग 45 के करीब नाटक मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ। ये अवार्ड तो बात की बात है, लेकिन हाँ, अब मेरे जो टोटल शोज़ जिसके मैं कर चुका हूँ, 1825 के करीब शो हैं। आधे-अधूरे बहुत मशहूर नाटक है हमारा मोहन राकेश जी का अ, आधुनिक भारत का शायद ये दूसरा या तीसरा नाटक था जिसके मैंने इंग्लिश के अंदर लगभग 90 के करीब शो किए हैं हमने और हिंदी और पंजाबी में तो किए ही हैं। चलिए हम बात करते हैं जिसके लिए मुझे बुलाया गया और जगदीश चंद्र माथुर जी पे और उनके नाटकों पे। अ, जगदीश चंद्र माथुर जी जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो यूपी के एटा में पैदा हुए थे और अभी पिछला साल यानी कि 2018 जुलाई उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी। 100 साल पूरे हुए थे। आईसीएस चुने गए थे, ये सब जानते हैं आईसीएस जो आज आईएएस है उसको आईसीएस बोला करते थे तब। आईसीएस चुने गए थे, वो दिमाग से तो एक नौकरशाह थे लेकिन दिल से वो सीधी शुरू से ही रंगकर्मी रहे। अगर आप लोगों ने उनका बायोडाटा पढ़ा हो तो पता लगेगा वो बचपन में स्कूल के अंदर भी नौटंकी किया करते थे, नाटक किया करते थे। जो नाटकों से उनका रुचि थी, उनका रुझान था। चलिए हम उस दौर की बात करते हैं जिस दौर में वो पहले रंगकर्मी कहलाए, पहले नाटककार कहलाए, आधुनिक भारत के पहले नाटककार। क्यों बने आधुनिक भारत के पहले नाटककार, उससे पहले क्या होता था या उनका क्या योगदान था हमारे इस भारतीय रंगमंच में। अ, अगर आप सब इस बात को जानते हो 1953 के अंदर 1953 के अंदर दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी बनी थी। संगीत नाटक अकादमी बनी थी और उसके साथ-साथ ही एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट भी बना था, जो बाद में मर्ज हो गया था, कन्वर्ट हो गया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर। ये जो 1950 और आज़ादी के बाद जगदीश चंद्र माथुर जी आकाशवाणी के पहले डायरेक्टर जनरल बने थे और अगर आपको शायद पता हो या ना पता हो, ये विविध भारती जो एक आता है प्रोग्राम, वो जगदीश चंद्र माथुर जी की देन थी, क्योंकि जी, उस समय रेडियो सिलोन बहुत चला करता था हमारा और रेडियो सिलोन पे श्रोता ज़्यादा जुड़ जाते थे। उसका मुकाबला करने के लिए हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ने एक विविध भारती की स्थापना की और जिसके अंदर हम लोग हिंदी गाने और शुरू हो गए और विविध भारती आहिस्ता-आहिस्ता अपने मुकाम पे पहुँचा और रेडियो सिलोन कम होता गया, विविध भारती बढ़ता गया। इसमें फौजी भाइयों के लिए इस तरह के प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए थे। बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे हमारे जगदीश चंद्र माथुर। हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि हमारा हिंदी नाटक साहित्य में उभार जो है, वो असल में आज़ादी के बाद आया था। करीब-करीब हर तरह के जो सृजन वाले काम होते थे, उसमें चेतना व अनुभव के कई शिखर सामने आए और आज़ादी के पूर्व कम से कम ये इस रूप में नहीं थे, जिस रूप में बाद में नज़र आ रहे थे। नाटक व रंगमंच इससे कोई जुदा नहीं था, अलग नहीं था। आज़ादी के बाद नाटक रंगमंच के हिसाब से लिखे जाने लगे। मैं ये लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ना आज़ादी के बाद हमारे जो नए नाटककार आए थे, वो नाटक रंगमंच के हिसाब से लिखे जाने लगे। पूर्व में जो नाटक होते थे, उनमें मंचीय संभावना बहुत कम होती थी। अगर आप उस नाटक पढ़ें, जो पुराने नाटक थे हमारे वृंदालाल का या फिर जयशंकर प्रसाद जो काफ़ी मशहूर थे। वो मंचीय रंगमंच को ना छोड़कर पढ़ने लायक पाठ्य पुस्तक के तौर पे तो बहुत अच्छे थे। लेकिन
आज भी कुछ रंगकर्मी हैं या उस समय भी कुछ रविशंकर प्रसाद के नाटकों को उठाने में थोड़ा डर लगता था। असल में हिंदी का रंगमंच भी बहुत कम था उस समय। पारसी थिएटर हम लोग बहुत ज़्यादा थे, जो उर्दू भाषा और जैसे आप हिंदुस्तानी भाषा कहते हो, उससे मिला-जुला था। नौटंकी भी आंचलिक भाषा को लेकर होती थी, उसमें आंचलिक भाषा का मिश्रण था, वहीं के लोकगीत होते थे। या फिर नौटंकी में हमने सुना है कि कुछ फ़िल्मी गानों का भी होता था, लेकिन ठुमरी, दादरा इसका उपयोग नौटंकी में बहुत ज़्यादा होता था। असल में उस समय हिंदी नाटककारों में मंचीय कला की ज़रूरतों व संभावना को आज़ादी से पूर्व की बात कर रहा हूँ, जी, मंचीय कला व जर संभावनाओं को जो ज़रूरत होती थी मंच की, उसका ध्यान सही से नहीं था। नाटक रचना को लेखकों ने केवल वार्तालाप के रूप में कहानी लिखने का एक रूप मान लिया था। जीवन रंगमंच के बिना ना तो ज़िंदगी का सही नाटकीय रूप देखा जा सकता है और ना ही अनुभव के रंगमंच की तथ्यों को पूरी तरह पकड़ा जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ जीवन रंगमंच, जीवन रंगमंच, वो रंगमंच जो जीवन से जुड़ा हो। जीवन रंगमंच के बिना ना तो जिंदगी का सही नाटकीय रूप देखा जा सकता है, ना ही उसका अनुभव रंगमंची तथ्यों को पूरी तरह पकड़ पाता है। असल में आजादी पूर्व के नाटककार रंगमंच के विभिन्न आयामों से अपरिचित थे। मैं उन हिंदी नाटककारों की बात कर रहा हूँ। वो रंगकर्मी नहीं थे, हालाँकि आप भारतेंदु, हरिश्चंद्र और ये कुछ अपवाद थे। इन अपवादों की श्रेणी में हम लोग शायद शंकर प्रसाद के कुछ नाटकों को रख सकते हैं। कहा जाता है कि भारतेंदु के नाटकों में रंगमंच के तत्व मौजूद थे, क्योंकि वो खुद एक रंगकर्मी थे, सरगर्म से जुड़े हुए थे। अ, इसीलिए शायद उनके नाटकों में मंचीय संभावना होती थी। प्रसाद के नाटकों में भाव की प्रबलता ज्यादा होती थी। आज अगर आप देखें आज के नाटककारों को जो बाद में हुए हमारे और प्रसाद के नाटकों को देखें, तो प्रसाद के नाटकों की जो डायलॉग था बहुत लंबे-लंबे होते थे। आज जो नाटककार सीख रहे हैं या लिख रहे हैं, उनके डायलॉग उतने लंबे नहीं होते। आदमी आसान से बोल लेता है, पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन प्रसाद के नाटकों में भाव का जो इस्तेमाल था बहुत अच्छा होता था। वो रोमांटिक कवि दृष्टि से उत्पन्न फैलाव व शब्दों की उनमें बहुमलता होती थी। टॉकी प्ले बहुत होती थी, उनके शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। उनके नाटकों में पारसी रंगमंच की अनेक रिवाज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। मैं आ रहा हूँ कि हमारे जो पूर्व के नाटक होते थे, पारसी रंगमंच के बिना हमारा भारतीय रंगमंच नहीं समझ सकते। पारसी रंगमंच या हमारी जो बाकी हमारी कलाएँ होती थी, जयशंकर प्रसाद की जो एक विधा थी या उससे पूर्व में अगर हम बात करें बंगाल के अंदर यात्रा हो गई या फिर भास हो गया, तमाशा हो गया या हमारा हरियाणा का सांग हो गया, इस तरह की जो एक कलाएँ होती थी, जो नौटंकी की कलाएँ होती थी, एक सवाल उस समय उठा था 1952 के आसपास जब हमारी रंगमंच यात्रा थोड़ी-सी आगे चल रही थी कि क्या हम अपनी पुरानी कलाओं को, पुरानी परंपरावादी चीज़ों को अपने पास रखें, उससे हम लोग अब भारतीय रंगमंच को दिशा दें या फिर जो पश्चिमी सभ्याचार हमारे पास आ रहा था, शेक्सपियर आ चुका था और मिल्टन आ चुका था, बर्नार्ड शॉ आ चुके थे, ब्रख्त आ चुका था, क्या हम इस विधाओं को भी अपने साथ जोड़ें? ये एक बहुत बड़ा उस समय एक सवाल 53 और 60 के आसपास तक बहुत चला था। अ, जगदीश चंद्र माथुर जी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे कि हमारे जो आने वाले रंगकर्मी हैं, वो इस दुविधा का सामना करें। तो उन्होंने एक शायद 1956 के अंदर मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकादमी को, साहित्य अकादमी को, ललित कला अकादमी को और एनएसडी को बनाने में जिन लोगों का हाथ था, जो प्रयास कर रहे थे, जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, हमारे नेमीचंद जैन थे, इला घोष जी थी, सुरेश अवस्थी थे या और जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर क्योंकि सरकारी पद पे थे, अफसर थे, आईसीएस थे, पंडित नेहरू के बहुत बड़े प्रशंसक थे, तो और नाटकों के रुचि होने के कारण पंडित नेहरू ने उन्हें इस काम के लिए सौंपा था कि आप कल्चर को
देखिए कि हम लोग कैसे बढ़ावा दे सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। नेहरू खुद कल्चर को बढ़ावा देने वाले आदमी थे, खुद उनकी भारत एक खोज देखिए उनकी। नेहरू कला प्रेमी थे, नाटक प्रेमी थे। तो और कला के बिना कोई भी समाज अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता, संगठित नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर एक थोड़ा-सा आपको एक उदाहरण दूँ। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी और चर्चिल साहब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे और उस समय ये था कि भारत को भी आज़ादी देनी है और इसलिए चर्चिल को लाया गया था और वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पैसे की कमी हो रही थी, तो चर्चिल ने अपने सभी मिनिस्टरों की एक मीटिंग बुलाई थी कि हम लोग पैसा कहाँ से इतना निकालें जो डिफेंस में दे सकें, फौज को दे सकें, हथियार खरीद सकें। तो सभी मिनिस्टर अपनी-अपनी बात पे बात कर रहे थे कि यहाँ से निकाला सकता है, इस मद से पैसा निकाला जा सकता है, इस मद से निकाल सकते हैं। तो इसमें से कल्चर मिनिस्टर खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि हम कल्चर से भी पैसा निकाल सकते हैं। जब उसने कहा कि कल्चर से पैसा निकाल सकते हैं, तो चर्चिल साहब कहते हैं फक हो गए थे, बिल्कुल हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा था कल्चर से पैसा निकालेंगे? तो हम लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? सभ्याचार को बचाने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। एंड व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर? नेहरू जी इस बात से सहमत थे कि बिना कल्चर के कोई समाज नहीं खड़ा कर सकता। आपका कल्चर, आपका सभ्याचार, आपकी संस्कृति ही आपको आगे लेके जाती है। सो उन्होंने इस बात को ध्यान रखा, चर्चिल की इन बातों को ध्यान रखा और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जगदीश चंद्र माथुर जी को सरकारी अफसर के आईसीएस के तौर पे उनको जिम्मेदारी दी। और अगर आप उस समय के आर्टिकल अगर कुछ आप जगदीश चंद्र माथुर जी के पढ़ें तो वो इस बात को बार-बार जोर दे रहे थे कि हमें एक ऐसे स्कूल्स की जरूरत है, हमें ऐसी संस्थाओं की जरूरत है जो कि कल्चर को बढ़ावा दें, हिंदुस्तानी कल्चर को आगे लेकर आएँ। तो नेहरू जी से ने लोगों को उस सौंपा, तब ये संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुई और ये नेहरू जी का ही सपना था कि उन्होंने दिल्ली के अंदर मंडी हाउस जैसी एक हब का कल्चर हब बनाने का एक ऐसी कल्चर हब बने जहाँ पर तमाम तरह की कलाएं हो उपस्थित हों। ये उन्हीं की एक देन की सोच थी, विजन था नेहरू का और जगदीश चंद्र माथुर को उन्होंने किया। तब जगदीश चंद्र माथुर जी के प्रयासों से संगीत नाटक अकादमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो पहले एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट थी, एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट मैं आपको याद दिला दूं 1960 के आसपास एक संस्था बनी थी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जिसने 1960 के अंदर ही रंगमंच दिवस मनाना शुरू किया था। 27 मार्च को हम लोग बनाते हैं। तो उसी का ये रूप बनाया गया एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट जिसकी कर्णधार थे हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी और नेमीचंद जैन, इला घोष ये लोग थे और इसका दिल्ली में ऑफिस खोला गया और उसी में लगभग उस समय दिल्ली के लगभग दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान के लगभग 25 आर्टिस्टों को बुला के चुने हुए लोगों को बुलाकर और यूनेस्को ने 2 अपने फॉरेन डेलीगेट भेजे थे, थिएटर एक्सपर्ट भेजे थे जो नाटक कला के बारे में उनको सिखा रहे थे। तो जगदीश चंद्र माथुर का उसमें भी रोल था। और अगर मैं उनके शुरुआती प्रयासों की बात करूं जो कि दिल्ली में हिंदुस्तान का रंगमंच किस तरह का हो, तो एक सेमिनार हुआ था जो जगदीश चंद्र माथुर जी के प्रयासों से हुआ था और उस सेमिनार के अंदर हमें ये तय करना था कि हमारा हिंदुस्तानी रंगमंच किस तरह का होगा, कैसा का होगा, किस शक्ल का लेगा। मैंने बताया अच्छा ये क्योंकि इस समय तय हो गया था कि रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट देने के लिए शासन का हाथ रहेगा, इसलिए संगीत नाटक अकादमी की जरूरत बनी थी ताकि वो कलाओं को संयोए, इकट्ठा करे, उनका डॉक्यूमेंटेशन करे और नए नए रंग कर्मी पैदा करे, उनमें कला सिखाए, उनको नए नए आयाम सिखाए और तो जिस ये काम था ये सरकार के मदद के अलावा नहीं हो सकता था और इस बात को जगदीश चंद्र माथुर भी अच्छी तरह जानते थे। तो अभिव्यक्तियों के जो परिष्कार का दिशा निर्देशन राज करें सब इसी भावनाओं के तहत तीनों अकादमियों का गठन हुआ था। इनमें साहित्य था, ललित था, संगीत था। इसको गठन करने में मैंने बताया कि माथुर जी का जैसे बहुत प्रयास रहा था। तो हमारा भविष्य का रंगमंच कैसा हो, किस तरह की बात हो,
इस पे एक सेमिनार जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था, जिसमें बाहर से भी कुछ लोग बुलाए थे और हिंदुस्तान के जो उसमें चुने हुए रंगकर्मी थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में, बंगाल, साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और इधर पंजाब के उस तरफ के अंदर, ये इनको सबको बुलाकर इनको कहा था कि एक नींव बनाइए जिसपे हमारा आने वाला भारतीय रंगमंच खड़ा हो। तो वो उस सेमिनार को नाम दिया गया था इंडियन ड्रामा एंड थिएटर। इसके उद्घाटन भाषण में उस समय के हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्राचीन काल की गौरवमयी नाट्य परंपरा से प्रेरणा लेकर समकालीन रंगमंच को नई ताकत देने का अनुरोध किया था। मैं बात कर रहा हूं गौरवपूर्ण नाट्य परंपरा जो हिंदुस्तान की थी से प्रेरणा लेकर समकालीन रंगमंच में नई ताकत में नए को भी आप लेकर आओ, लेकिन पुराने को साथ में ऐड करो, तो एक नई चीज पैदा करो जो हमारे हिंदुस्तान के रंगमंच को मजबूत करे। फिर इसी तरह का सेमिनार फिर हुआ बाद में, जो 1959 में, जिसमें थिएटर के जो बाकी आयाम थे, थिएटर के बाकी डिवाइसेस थे, उस पर भी बातचीत हुई। और 61 में जो फिर एक जरूरत पड़ी कि हम परंपरा को छोड़ें या रखें, इस पे जगदीश चंद्र माथुर बहुत विचार करना चाहते थे कि हमारा जो थिएटर हो वो परंपरावादी हो या फिर उसमें पश्चिमी शैली के लोग भी इसमें जुड़े। हालांकि उनका जो पहला नाटक था कोणार्क, जो उन्होंने 1959 में लिखा था और 1960-61 के अंदर वो पब्लिश हुआ था, उसमें वो परंपरावादी की बात भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो बाकी रंगकर्मियों से भी बात करना चाहते हैं ताकि देश की एक नींव रंगमंच की बने जिसपे हम लोग खड़े हो सके। तो एक सेमिनार 1961 में एक बहुत अच्छा सेमिनार किया गया और इस गोष्ठी में काफी गंभीर मसलों पे बात हुई थी, जिसमें वक्ता और विषय इस प्रकार के विषय थे और वक्ता जो थे उन्होंने जो बात रखी थी उसमें पंजाब से बलवंत गार्गी ने नाटककार और निर्देशक के आपसी संबंधों के बारे में उन्होंने विचार रखे थे कि इनके संबंध हमारे कैसे होने चाहिए। और हमारे बंगाल से शंभू मित्रा जी आए थे, जो पश्चिमी प्रदर्शन पद्धति और समकालीन भारतीय रंगमंच पर प्रभाव हो और उसे कैसे अपनाया जाए, पश्चिमी प्रदर्शन पद्धति को कैसे अपनाया जाए, इस पे विचार रखने की कोशिश की थी। डॉक्टर राघवन जो कि उस समय कर्नाटका के थे, उन्होंने संस्कृत नाटकों का प्रस्तुतिकरण पर अपनी बात रखी कि हमें संस्कृत नाटक को नहीं छोड़ना चाहिए। और डॉक्टर श्रेयवस्थी की जो टॉक में था वो लोक रंगमंच की फॉर्म और उसकी तकनीक पे बात होती थी। हबीब तनीर द्वारा समकालीन प्रदर्शन पद्धति में संगीत और नृत्य का प्रयोग होने की बात होती थी। नेमीचंद जैन जी ने व्यावसायिक थिएटर का उदय, व्यावसायिक, वो कहते थे थिएटर को अब कमर्शियल होना चाहिए, उसकी बात वो कर रहे थे। और नाटककार और निर्देशक की दृष्टि में भी उनका एक महत्व रखना होना चाहिए, कमर्शियल थिएटर में हम उनको भी ध्यान में रखें। सीसी मेहता साहब ने अपनी बात रखी और तब हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ने बड़ा क्लियर बात कहा था कि हम परंपरावादी को नहीं छोड़ सकते, परंपरावादी थिएटर को भी रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें कुछ पाश्चात्य जो हमारी शैलियां हैं, और जो, क्योंकि आज नाटक सिर्फ अब नौटंकी तक नहीं रह गया है, नौटंकी तक नहीं रहेगा, ये छोटे छोटे नगरों में जा रहा है, नए नए नाट्य ग्रुप बनेंगे, शौकिया नाट्य बनेंगे, वो पाश्चात्य शैली को उतना नहीं अपना पाएंगे, वो परंपरावादी थिएटर को भी अपना पाएंगे। तो परंपरावादी थिएटर के ऊपर उनका जोर था। पर आज बाद में वो जो हुआ था, थिएटर का ये निष्कर्ष निकला था कि हम परंपरावादी के साथ साथ पाश्चात्य शैली को भी थोड़ा अपनाएं, एक जो मॉडर्न थिएटर को भी अपनाएं और दोनों की शैलियों को साथ लेके चलें। और ये आज जो हम लोग थिएटर कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा तैयार करने में जगदीश चंद्र माथुर जी का बहुत बड़ा हाथ था और यही बात उन्होंने लेखन में भी कही थी। आजादी के बाद हालात में थोड़ा सा बदलाव मैंने बताया हुआ, कई कारणों से रंगमंच की स्थिति में सुधार हुआ, कई नई नई मंडलियां बनी थी, निर्देशक कलाकार खासकर दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में पैदा हुए थे हमारे, एनएसडी बनी थी, नाटक कला विकसित हो रही थी, आदर्शवाद, एक दौर था उस समय आदर्शवाद का। नेहरू जी ने एक दिया था कि मुझे काम चाहिए, काम करो, और ये नेहरू के बहुत बड़े पैरोकार थे जगदीश चंद्र माथुर जी, उनसे बहुत इंस्पायर थे। तो वो अपने क्षेत्र में ये चाहते थे कि हम लोग एक आदर्शवाद की शैली भी प्रस्तुत करें, ऐसे नाटक जो
हमारे भारतीय पद्धति को सामने लेकर आए और देश के अंदर नया क्या होना चाहिए, हम एक मजदूर की तरह क्या काम करना चाहिए और जिसमें देश को निर्माण करने में हमारा साथ हो। जगदीश चंद्र माथुर इस बात के हामी भरने वाले नाटककार थे। उपेंद्र नाथ अश्क भी उस समय आ चुके थे, लेकिन उनके शब्दों में उतनी गहराई नहीं आ पा रही थी। वो उनके अंदर नाटकीयता होती थी, लेकिन जो जीवन का अनुभव था वो उसमें शायद कम था। तो आहिस्ता-आहिस्ता रंगमंच में उसमें काम करने वालों की प्रेरणा के कई समर्थक लेखकों को नाटकों की तरफ खींचने का काम हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी कर रहे थे। हिंदी नाटक समकालीन सच्चाई व उस सच्चाई को पूरी शक्ति के साथ पेश करने के लिए अनुकूल नाटकीय भाषा, मैं आ रहा हूँ नाटकीय भाषा के ऊपर। उससे पहले जगदीश माथुर जी काम कर रहे थे कि हम लोग किस तरह का नाटक अपनाएं, किस तरह की शैली को हम लोग अपने हिंदुस्तान में देखें। अब आ रहे थे कि नाटकीय भाषा क्या हो, जहाँ रात की भाषा कैसी होनी चाहिए उसकी खोज हमें करनी चाहिए और रंगमंच की सार्थकता को मजबूत करने में वो भाषा कामयाब होनी चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने करने के लिए काफी प्रयोग करने की कोशिश की और नाटककारों को बोला, रंगकर्मियों को बोला और इस पहलू में कई मुद्दे उभर कर आए, जैसे परंपरा की तलाश में जो काफी बुनियादी महत्व की तलाश थी। भाषा, सब्जेक्ट और जीवन से जुड़ी समस्याएं व परंपरा, इस पर खरे उतरने वाले दो नाटककार हमारे सामने आते हैं। मैं बात कर रहा हूं भाषा, सब्जेक्ट और जीवन से जुड़ी समस्याएं व परंपरावादी। इस खरे पर खरे हमारे दो नाटककार आजादी के बाद सामने आए, जिसमें पहला नाम था हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी का और दूसरा नाम था हमारे मोहन राकेश का। मोहन राकेश ने अपना पहला नाटक लिखा था लहरों के राजवंश और जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा था कोणार्क। 1959 में कोणार्क सामने आया। इन दोनों के लेखक ने हिंदी नाटक को ऐसी दर्जा दे दिया, ऐसी मुकाम पे पहुंचा दिया, जो आज एक समर्थ प्रकाशन विद्या के नाम पर देश के सारे नाटक साहित्य प्रसंग में विचारणीय व चर्चा के लायक। अब देखिए ये नाटक दोनों 1959 के आसपास ही लिखे गए थे। लहरों के राजवंश को बाद में सबसे पहले अल काजी साहब ने किया था 1960-62 के आसपास। वो इसलिए चर्चित हो गया, चर्चा में आ गया। कोणार्क जो था वो चर्चा में नहीं आया क्योंकि उसका मंचन नहीं हो पा रहा था। कोणार्क का मंचन क्यों नहीं हो रहा था, इसकी अपनी एक विधा है। क्योंकि सबसे पहले क्योंकि अपने माथुर साहब उसमें थे, ये रेडियो आकाशवाणी में थे, साथ साथ कल्चर का काम भी देख रहे थे और तो उन्होंने इस नाटक को रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट करवाया, तो उसकी छाप बन गई कि कोणार्क एक रेडियो नाटक है। शायद इसलिए कुछ रंगकर्मियों ने उस समय उसको नहीं उठाया कि तो रेडियो, क्योंकि उस समय रेडियो नाटक बहुत होते थे। हमारे अगर रेडियो नाटक के अगर आप पढ़ें, नाटककारों के नाम देखें तो एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी जो रेडियो नाटक उस समय लिखा करते थे। लेकिन वो 15-15, 20-20 मिनट तक के नाटक होते थे, वो चर्चित होते थे रेडियो नाटक। लेकिन कोणार्क की भाषा जो थी, वो पहली बार ऐसी भाषा आई थी जयशंकर प्रसाद के बाद जो मंच पर खेलने लायक थी, बोलने लायक थी। छोटे-छोटे डायलॉग, उसकी भाषा जो थी वो जल्द पकड़ में आ जाती थी, समझ में आ जाती थी। उसकी हिंदी इतनी अच्छी थी कि उसे कोई भी आदमी आराम से समझ सकता और पूरे हिंदुस्तान में उस हिंदी को समझने वाले थे। जयशंकर प्रसाद को समझने के लिए हमें एक डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन पहली बार ऐसी भाषा हमारे सामने आई थी आधुनिक भारत के पहले नाटक के अंदर, जिसमें कोई भी हिंदी भाषा या कोई भी हिंदी प्रदेश का आराम से उस भाषा को, उस नाटक को समझ सकता था। माथुर साहब ने 5वें दशक में हालांकि कुछ एकांकी, नौकड़ात से पहले वो कुछ एकांकी लिख चुके थे और अनुभवी रंगमंची भाषा की तलाश वो शुरू कर चुके थे। और ये तलाश शुरू करने में वो अकेले नहीं थे, बल्कि इस तरह के वो रंगकर्मियों को, नाटककारों को बुलाकर कहते थे कि हमें नई भाषा का भी अब प्रयोग करना पड़ेगा जो लोगों के जहन में आराम से बैठ जाए। क्यों पारसी थिएटर हमारा इतना कामयाब होता है, क्यों नौटंकी इतनी चल जाती थी, वो उसका कारण सिर्फ ये था कि उनकी भाषा, आंचलिक भाषा और पारसी की जो हिंदुस्तानी भाषा जिससे उर्दू मिक्स होती थी, वो लोगों के जहन में आ जाती थी। उर्दू उस समय की राजभाषा थी, लोग बोलते थे, बोलचाल की भाषा भी उर्दू होती थी। तो
हमें उसके नजदीक अपने हिंदी रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी भाषा लानी पड़ेगी जो उसका मुकाबला कर सके और लोगों के जहन तक जा सके। तो माथुर साहब के 3 बड़े नाटक उन्होंने बताया, मैंने लिखे, कोणार्क, पहला राजा और शारदिया। इन तीनों नाटकों में माथुर साहब ने अतीत यानी कि इतिहास के माध्यम से समकालीन जीवन की सच्चाई को तलाश किया था। मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं कि अतीत के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से वो समकालीन जीवन को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उस समय क्या हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान की क्या क्या समस्याएं थी और कैसे हम एक आदर्शवाद हिंदुस्तान को एक आदर्शवाद की तरफ ले जा सकते थे, ये एक माथुर साहब के नाटकों के अंदर दिखाई देता था। कई पहलुओं से उनका काम बड़े बड़े ऐतिहासिक महत्व वाला भी है। प्रमुख बात, उनकी रचनाओं में एक शक्तिशाली नाटकीय जरूरत पूरी हो रही है। जो उससे पूर्व के लिखे हुए नाटक थे, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, नाटकीय समीकरण बहुत कम देखने को मिलते थे। मैं बात कर रहा हूं जयशंकर प्रसाद की। आज भी हम कपते हैं, घबराते हैं। हालांकि मैंने अभी कुछ महीने पहले ही जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त किया है। हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों को करते वक्त बहुत एडिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लंबे लंबे लिखे गए हैं, उसके गाने इतने हैं कि उनको उठाना मंत्र मुश्किल है। अब जैसे स्कंदगुप्त से पहले हमारे भोपाल के अंदर भी बाबा कारण जी ने किया था, उससे बाद में रामगोपाल बजाज जी ने किया था, लेकिन उसके ज्यादा प्रयोग देखने को मिले नहीं है। उसका कारण यही था कि वो कथा के रूप में लिखते थे, नाटकीय भाषा के रूप में नहीं लिखते थे। तो जो शक्तिशाली नाटकीय समीकरण की बात और ऐसी सार्थक नाटकीय भाषा उन्होंने अपने कोणार्क में लेकर आए थे, जो बहुमहत्व की तो थी और जिसका मुहावरा जो था वो भी आम बोलचाल भाषा वाला था। मैं आपको एक एग्जांपल दूं उनकी उस नाटकीय भाषा का, जो कितने आराम से समझ में आ जाती थी। वो था एक के राजा जब आ चुका है, राजा के सामने कुछ विरोध प्रकट करना है, लेकिन वो विरोध प्रकट नहीं कर पा रहे उनके प्रजावासी। तो धर्मपद उसको कुछ बात करता है, तो धर्मपद जब राजा को बताता है कि देव वो हमारे प्रजावासी दुखी हैं, तो वो कहता है पर मैंने तो दुखी देखा नहीं, उनकी आवाज में तो जय जयकार नजर आ रहा था मुझे। तो देखिए उसका जवाब क्या देता है धर्मपद, और ये यहाँ पर मास्टरी साबित होती है हमारे जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, सुरेंद्र शर्मा क्या कहते हैं, माथुर साहब की। वो धर्मा जवाब देता है कि देव झुरमुट की ओट में चहकने वाले पक्षी का स्वर सर्वदा हर्षगान नहीं होता। आपको क्या मालूम कि उस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप सिसक रहा था। इस 4 लाइनों के अंदर उस समय बाहर क्या हो रहा है, प्रजा क्या सोच रही है, माथुर साहब बता रहे हैं। जगदीश माथुर जी ने इस 4 लाइनों से ही जो बाहर क्या हो रहा है, कोणार्क को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको कंप्लीट नाट्य शास्त्र इसमें नजर आएगा। भारत इसका हमारा जो नाट्य शास्त्र है, आपको उसके कोणार्क की रचना में आपको कंप्लीट नाट्य शास्त्र नजर आता है, सारी उपमाएं उसकी नजर आती है, सारे श्लोक उसके नजर आते हैं। अगर कोई ध्यान से उसको नाटक को देखे और ध्यान से पढ़े तो जितने भी उसके अंदर हमारे दिए गए हैं, नाट्य शास्त्र के अंदर हमारे जो विधाएं दी गई हैं, उन सब विधाओं का माथुर साहब ने कोणार्क के अंदर बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। जब इसको खेला जाने लगा तो लोगों ने कहा इसमें तो स्त्री पात्र तो है नहीं, कैसे खेलेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो माथुर साहब इतने बेवकूफ नहीं थे। उनको मालूम था कि मंच के ऊपर एक खूबसूरत चेहरे को दिखाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों देखना अच्छा लगता है लोगों को। तो एक वीर रस के नाटक को जिसमें जिंदगी के तीनों आयाम हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अगर आप कोणार्क
जब लिख रहे थे तो उससे पहले उनकी पोस्टिंग उड़ीसा में हुई थी और उड़ीसा के अंदर वो जब डीसी बनकर गए थे तो वहां से वो पुरी में गए तो कोणार्क मंदिर को टूटा हुआ देखा तो वो हैरान हो गए थे कि क्यों टूटा हुआ है। फिर उनकी मूर्तियों को उन्होंने ध्यान से देखा कि इस मूर्तियों में ऐसा क्या है, कोणार्क क्यों टूटा। और जब उन्होंने इस कथा को देखने की खोज करनी शुरू की तो पता लगा कि जिस दिन इसका उद्घाटन होना था उसी दिन इसको तोड़ दिया गया था और उसको तोड़ने वाला भी इसका मुख्य शिल्पी, जो उस मंदिर को बनाने वाला मुख्य शिल्पी था, उसी का हाथ था। तो ये घटनाएं माथुर साहब को बड़ी अचंभित कर गई। क्यों हुआ होगा ऐसा, ऐसी क्या बात हुई होगी। अब कलाकार मन तो था ही उनका, चाहे वो दिमाग से अफसर थे, योजनाएं बनाते थे, लेकिन दिल से वो कलाकार थे, नाटक लिखते थे, रंगमंच के साथ थे। तो उसकी खोज वो करने निकल गए। तो खोज करने जब निकले तो उनको उसकी कथा पता लगी कि क्या कारण था और क्यों नहीं वापस ये बन पा रहा। ये भी एक कारण था कि वापस खड़ा क्यों नहीं है। अगर आप कोणार्क जिन्होंने देखा है, मंदिर देखा है, वो जाकर देखे, जो मध्य पार्क है, जो मध्य पार्क है वो टूटा हुआ, नीचे गिरा हुआ है, जो उसका केंद्रीय पार्क है। इतना विशाल मंदिर जिसको बनने में 12 साल लगे थे। और जब उन्होंने कहानी पता की तो 12 साल जिन शिल्पियों को अंदर रखा गया था, उन्हें ये भी कसम दी गई थी कि वो 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक मंदिर का उद्घाटन नहीं हो जाता। तो शिल्पियों की व्यथा उनको समझ में आई कि 12 साल ये लोग कैसे रहे होंगे। फिर एक जो निर्माता है वही क्यों शिव बनकर इसको तोड़ रहा है। क्योंकि हमारे जो पौराणिक कथा के अनुसार शिव ही निर्माता है, शिव ही तोड़ने वाला है, शिव भी विध्वंसक बन जाता है। तो शिव बनकर क्यों ऐसा काम किया उस मुख्य शिल्पी ने। तो इस कथा को उन्होंने समझने की कोशिश की, इस इतिहास को समझने की कोशिश की, फिर उसको आज के समकालीन लोगों के साथ जुड़ा। अगर मैं ये कहूं, जो आप हमारा कोणार्क नाटक है, वो असल में नाटक का कलाकारों की पीड़ा को व्यक्त करता है कि कलाकार को क्या चाहिए। क्योंकि खुद वे मन से कलाकार थे, उनको कलाकारों की पीड़ा पता थी। और वो नेहरू जी को पहला राजा मानकर, उन्होंने पहला राजा, जो नाटक को पहला राजा नेहरू जी को सामने रख के उन्होंने लिखा था। अभी हम बात कर रहे हैं कोणार्क की, तो कोणार्क के अंदर कलाकारों का क्या रोल होता है, हमारे हिंदुस्तान को बनाने में कलाकारों का क्या रोल है। वो कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान, हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता, हमारे हिंदुस्तान का अस्तित्व, वो कलाकारों के कंधों पे टिका हुआ। कलाकारों को सम्मान दोगे। आप देखिए वो कलाकार किसको मानते थे। ताजमहल जिसने बनाया वो भी कलाकार थे। राजा तो कलाकार था ही था, लेकिन जो उसकी ईंट ढोने वाले, उसके पत्थरों को रखने वाले, उस संगमरमर को तराशने वाले, ऐसे ही जितने पुरी के मंदिर थे या बड़े बड़े जितने भी मंदिर थे, ये हमारी धरोहर है हिंदुस्तान की। कुतुब मीनार